9 मई 2026 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रेड स्क्वायर में विजय दिवस मनाने के लिए खड़े हुए, जो शायद रूस के राजनीतिक कैलेंडर की सबसे पवित्र तारीख है। लेकिन नाजी जर्मनी की हार की 81वीं वर्षगांठ का जश्न पिछले वर्षों से बहुत अलग था। पुतिन के लिए यह परेड एक स्मरण समारोह से ज्यादा रूस की सैन्य शक्ति और भू राजनीतिक पहुंच को दुनिया के सामने दिखाने का मौका रही है। दूसरा हिस्सा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आमंत्रित लोगों की सूची यह दिखाने के लिए बनाई गई थी कि कौन कौन से देश अभी भी रूस के साथ जुड़े हुए हैं। इस साल इसका जवाब था कि लगभग कोई भी नहीं। परेड खुद सिर्फ 45 मिनट चली। वहां कोई टैंक नहीं थे, कोई मिसाइल लॉन्चर नहीं थे और कोई भारी बख्तरबंद वाहन पत्थरों पर नहीं चल रहे थे। परेड रूसी सैनिकों के उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ मार्च करने तक ही सीमित थी। इसमें भाग लेने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की सूची भी सीमित थी। केवल मलेशिया के राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, लाओस के राष्ट्रपति थोंगलुन सिसोलिथ, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्द टोकायेव, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और बेलारूस के तानाशाह नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूसी राजधानी में उत्सव में भाग लिया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, ने रेड स्क्वायर के उत्सव में शामिल होने की बजाय क्रेमलिन के बाहर टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर मेमोरियल का दौरा किया। 2023 में सभी 5 मध्य एशियाई राष्ट्रपतियों ने पुतिन के साथ खड़े होने के लिए मास्को गए थे। उन्होंने यह फिर 2024 में किया और फिर 2025 में भी किया। 2026 में आमंत्रित अर्मेनियाई प्रधानमंत्री ने पुतिन को 1 माह पहले बताया कि वह देश में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। पुतिन के पास खाली जगह है। एक ऐसी कहानी दिखा रही है जिसे क्रेमलिन छुपाना चाहता है, क्योंकि जब दुनिया यूक्रेन में मोर्चे पर नजर गड़ाए हुए है, रूस के पीछे एक शांत धीमी तबाही चुपचाप सामने आ रही है। एक के बाद एक देश कॉकस से लेकर सेंट्रल एशिया और बाल्कन तक रूस से दूर होते जा रहे हैं। रूस ने 30 सालों में जो गठबंधन बनाया था वो अब बिखर रहा है। यही वो तरीका है जिससे पुतिन अपने आखिरी सहयोगियों को खो रहे हैं और मॉस्को घबराने लगा है। आइए शुरुआत करते हैं आर्मेनिया से, क्योंकि आर्मेनिया वह धोखा है जिसकी मॉस्को ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दशकों तक आर्मेनिया रूस के जितना करीब कोई देश हो सकता था उतना ही करीब था। आर्मेनिया ने रूसी सैन्य अड्डे की मेजबानी की और सुरक्षा के लिए मॉस्को पर निर्भर था। यह सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO का भी सदस्य था, जो रूस का नाटो के लिए जवाब था। उसकी ऊर्जा, व्यापार और जीवन क्षमता सब क्रेमलिन से जुड़ी थी। रूस का दक्षिण कॉकस में सच्चा सहयोगी सिर्फ येरेवन था। 2023 में आर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख विवाद में वर्षों तक अज़रबैजान के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए रूस पर भरोसा किया। रूसी शांति सैनिकों को ठीक इसी उद्देश्य के लिए उस क्षेत्र में तैनात किया गया था। लेकिन जब अज़रबैजान ने हमला किया और उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो रूसियों ने कुछ नहीं किया। लाखों आर्मेनियाई इसे उपेक्षा मानते थे, जबकि यह आर्मेनिया और रूस के स्वतंत्रता बाद हुए समझौतों के खिलाफ था। यही वह निर्णायक क्षण था और इसी वजह से आर्मेनिया ने दूसरी दिशा में रुख किया। फरवरी 2024 में येरेवन ने CSTO में अपनी भागीदारी स्थगित कर दी, जिसे उसका सुरक्षा कवच माना जाता था। ध्यान दे, यहाँ स्थगित शब्द है। आर्मेनिया ने औपचारिक रूप से संधि को नहीं तोड़ा है, लेकिन उसने आना बंद कर दिया, उसमें फंडिंग के लिए अपनी हिस्सेदारी देना बंद कर दिया और सबसे बुरी बात, उसने ये दिखावा करना भी बंद कर दिया कि ये गठबंधन कोई मायने रखता है। प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने यूरोपीय संघ और अमेरिका की ओर रुख किया और रूस की जगह फ्रांस व भारत से हथियार खरीदने लगे। 2026 में उन्होंने सैन्य रक्षा के लिए नए गठबंधनों पर ध्यान दिया। आर्मेनिया ने येरेवन में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कई यूरोपीय नेता शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और यूक्रेन के वोलोदिमिर जेलेंस्की भी थे, जो 24 साल में आर्मेनिया आने वाले पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति बने। आर्मेनिया, जिसे पहले रूस का आश्रित राज्य माना जाता था, अब उस नेता का स्वागत कर रहा है जिसे रूस मिटाना चाहता है। ये शिखर सम्मेलन आर्मेनिया के पश्चिम की ओर बढ़ने में अहम था। पाशिन्यान ने वादा किया कि वे यूरोपीय संघ से बिना वीजा यात्रा के लिए 2 साल में बातचीत करेंगे। कुछ दिन बाद
पाशिनियान ने मास्को की विजय दिवस परेड में भाग नहीं लिया। रूसी अधिकारियों ने आर्मेनिया पर रूस विरोधी बयानों को मंच देने और संबंधों की भावना के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। पुतिन ने सुझाव दिया कि आर्मेनिया अपने यूरोपीय भविष्य पर जनमत संग्रह कराए। उन्होंने यूक्रेन से तुलना करते हुए चेतावनी दी कि उनके अनुसार यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत कीव के यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश से हुई थी। ये सलाह से ज्यादा एक धमकी थी। लेकिन मॉस्को को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होनी चाहिए, वो ये है। मई के अंत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो येरेवन पहुंचे और आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मर्जोयान के साथ अमेरिका आर्मेनिया रणनीतिक साझेदारी के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप रूट या ट्रिप समझौते की रूपरेखा बनी। ये ट्रांजिट कॉरिडोर आर्मेनिया और अजरबैजान से गुजरेगा और दोनों के बीच शांति समझौते की नींव रखेगा, जो रूस पिछले दशक से नहीं कर पाया। ट्रिप उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है जो आर्मेनिया की खनिज अयास्क को वहीं प्रोसेस और एक्सपोर्ट करती हैं, न कि चीन भेजती हैं। ये रूस चीन को संसाधनों से वंचित कर सकता है और नाटो को मध्य एशिया यूरोप को जोड़ने वाली परिवहन अवसंरचना तक पहुंच दे सकता है। एक ही झटके में रूस ने न केवल एक सहयोगी खो दिया, बल्कि काकेशस पर अपने नियंत्रण का एक हिस्सा, खनिजों तक पहुंच और मध्य एशिया में सामानों के परिवहन की अपनी क्षमता का भी एक हिस्सा खो दिया, या कम से कम ये तय करने की शक्ति खो दी कि वे सामान कहां जाएंगे। अगर आर्मेनिया उनका साथी था जो बाहर गया, तो कजाकिस्तान अब लगभग पूरी तरह मॉस्को के नियंत्रण से बाहर है। कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और रूस के साथ दुनिया की सबसे लंबी निरंतर भूमि सीमा साझा करता है। पूर्व सोवियत संघ से जुड़े होने के कारण उत्तर में कई जातीय रूसी रहते हैं। यही आखिरी बिंदु है जिस पर रूसी राष्ट्रवादी ध्यान देते हैं जब वे पड़ोसी की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं, जैसा पिछले दशक में यूक्रेन के साथ हुआ था। 2022 से ये आवाजें और तेज हो गई हैं, जो कजाकिस्तान की सीमाओं और उसके संप्रभु अस्तित्व पर सवाल उठा रही हैं। तोकायेव ने आधुनिक भू राजनीति में सबसे नाजुक संतुलनों में से एक साधा है। उन्होंने मॉस्को से रिश्ते नहीं तोड़े, पुतिन से मिलते रहते हैं और रूस को सबसे बड़ा आयात साझेदार बनाए हुए हैं। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ आयात का है। तोकायेव ने चुपचाप क्रेमलिन का अंधाधुंध अनुसरण करने से इनकार किया है। कजाकिस्तान ने रूस के पूर्वी यूक्रेन में कठपुतली गणराज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता नहीं दी। इसने CSTO के तहत सैन्य एकीकरण अस्वीकार किया है और रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने का बड़ा रास्ता बनने से रोकने के लिए सावधानी बरत रहा है। कजाकिस्तान का निर्यात व्यापार मुख्यतः चीन और इटली पर केंद्रित है। इसी समय देश ने तुर्की के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश की है और 2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत तुर्की ड्रोन को लाइसेंस के तहत असेंबल किया जाएगा। देश ने 2025 की शरद ऋतु में तैमास 8x8 पेश किया, जो तुर्की चीनी डिजाइन का IFC है, और इससे रूस को सैन्य आपूर्ति में दरकिनार कर दिया गया। इस बीच कजाकिस्तान के रक्षा उद्योग उद्यम संघ के अध्यक्ष, जो देश के सैन्य औद्योगिक परिसर की निगरानी करते हैं, ने कहा कि नाटो मानक अधिक आधुनिक और सुरक्षित हैं। इसमें भू राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी है, जब 2023 में पुतिन और अन्य रूसी अधिकारियों के साथ बैठक में तोकायेव ने पारंपरिक रूसी के बजाय भाषण का हिस्सा जानबूझकर कजाक में दिया। जवाब में रूस ने अचानक द्रुज़बा पाइपलाइन की उत्तरी शाखा से जर्मनी को कजाक तेल की आपूर्ति रोक दी। ये मार्ग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शुल्ट रिफाइनरी को तेल पहुंचा रहा था, जो बर्लिन और आसपास के क्षेत्र के लिए ईंधन की आपूर्ति करती है। मॉस्को ने अस्पष्ट तकनीकी कारण बताए, जिस पर लगभग किसी ने विश्वास नहीं किया। जर्मनी के पास वैकल्पिक आपूर्ति विकल्प उपलब्ध थे, लेकिन इस कदम ने शुल्ट रिफाइनरी के लिए चिंता पैदा कर दी। कजाकिस्तान के पास तेल भेजने का स्वतंत्र बुनियादी ढांचा नहीं है। संदेश था, हमारे खिलाफ गए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ एक मोड़ है, अब दबाव दोनों तरफ है। अस्ताना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की एक अदालत ने यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी नाफ्टोगाज को गैसप्रोम की लगभग 1.4 अरब डॉलर की संपत्तियों के लिए कार्रवाई करने का रास्ता साफ कर दिया। यह पहली बार था जब किसी विदेशी अदालत ने दूसरे देश की जमीन पर मध्यस्थता पुरस्कार लागू करने की इजाजत दी। अब निष्पक्षता के लिए कजाकिस्तान की सरकार ने
तुरंत खुद को इससे अलग कर लिया और उसके न्याय मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि वो वास्तव में इस फैसले को लागू नहीं करेगा और उस विशेष अदालत को बाह्य क्षेत्रीय बताया। बाह्य क्षेत्रीय साताकायो मास्को पर युद्ध घोषित नहीं करेंगे, लेकिन सोचिए यह निर्णय कैसे हुआ। कुछ साल पहले किसी रूसी सहयोगी देश की अदालत द्वारा गैस्प्रोम के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में फैसला देना अकल्पनीय था। अजरबैजान एक ऐसा देश है जिसके पास मास्को से दोस्ती के सभी कारण कागजों पर थे। यहाँ टर्निंग पॉइंट 2024 के क्रिसमस डे पर शुरू हुआ। अजरबैजान एयरलाइंस की फ्लाइट J-31,243 जो बाकू से रूस के ग्रोजनी जा रही थी, उड़ान के दौरान कजाकिस्तान के अक्ताऊ के पास क्रैश हो गई, जिससे 38 यात्रियों की मौत हो गई। अजरबैजानी अधिकारियों और साक्ष्यों के अनुसार यह एक रूसी सतह से हवा में मिसाइल की गलती से हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रोजनी में ड्रोन इंटरसेप्शन ऑपरेशन के दौरान मिसाइल दागी गई और विमान के पास फट गई। रिपोर्ट्स के अनुसार क्षतिग्रस्त विमान को रूसी एयरपोर्ट्स पर उतरने नहीं दिया गया और उसे कैस्पियन सागर के पार भेजा गया, जहां वह गिर गया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने रूस पर विमान गिराने और उसे छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने माफी, दोष स्वीकारने और जिम्मेदारों को सजा की मांग की। लगभग 1 साल तक मॉस्को ने सभी दावों से बचने की कोशिश की और पुतिन ने अस्पष्ट खेद और माफी तो दी, लेकिन जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ये तब तक चलता रहा जब तक अक्टूबर 2025 में पुतिन ने आखिरकार अलीयेव के साथ आमने सामने की मुलाकात में स्वीकार नहीं किया कि रूसी वायु रक्षा ही इसके लिए जिम्मेदार थी। तब तक रिश्ते को नुकसान हो चुका था। ये सिर्फ शुरुआत थी। जून 2025 में रूसी सुरक्षा बलों ने येकातेरिनबर्ग में जातीय अजरबैजानी लोगों के घरों पर छापा मारा और दशकों पुराने हत्या मामलों में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया। 2 लोगों की हिरासत में मौत हो गई। परिवारों और मानवाधिकार समूहों ने आरोप लगाया कि उन्हें पीटा और बिजली के झटके दिए गए। रूस ने आरोपों से इनकार किया और मौत का कारण दिल का दौरा बताया। अजरबैजान ने देश भर में रूसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। उसने मास्को में होने वाली एक नियोजित संसदीय बैठक से भी खुद को अलग कर लिया और उसने यही किया। ये बात लगभग कभी नहीं सुनी गई थी, खासकर क्रेमलिन के एक कथित साझेदार के लिए। अजरबैजानी पुलिस ने स्पुतनिक के बाकू कार्यालयों पर छापा मारा, पत्रकारों को हिरासत में लिया और कुछ पर रूसी खुफिया एजेंट होने का आरोप लगाया। भू राजनीतिक रूप से अजरबैजान ने कीव की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया, मानवीय व ऊर्जा सहायता दी और सुरक्षा व ऊर्जा वार्ता के लिए ज़ेलेंस्की की मेजबानी की। यूरोप जैसे ही रूसी गैस पर निर्भरता घटा रहा है, अजरबैजान कैस्पियन और मध्य एशियाई संसाधनों को यूरोप तक पहुंचाने वाले ऊर्जा गलियारों में अहम कड़ी बन गया है। ये मार्ग रूस को पूरी तरह बाईपास करते हैं, जिसे वह पहले दबाव बनाने को इस्तेमाल करता था। यहाँ से हमें पश्चिम की ओर बढ़ना है, लेकिन उससे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपने द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब किया है। हम हर दिन भू राजनीति की खबरों पर वीडियो बनाते हैं। रूस के असफल गठबंधनों की बात करें। पहला पश्चिमी देश है मोल्दोवा। मोल्दोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन सीमा के पास एक पतली पट्टी दशकों से रूस का लीमर रहा है। 1990 के दशक से वहां रूसी सैनिक तैनात है और मॉस्को उसका समर्थन करता है। इस संघर्ष ने क्रेमलिन को स्थायी ठिकाना दिया, जिससे वह मोल्दोवा को अस्थिर और पश्चिम से दूर रख सके। देखिए, मोल्दोवा यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए सदस्यता वार्ता के अध्याय बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूरोपीय संघ उन देशों से सावधान रहता है जो अपने पूरे क्षेत्र पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रखते। साइप्रस यूरोपीय संघ में शामिल हुआ, पर यूरोपीय संघ का कानून तुर्की के उत्तरी क्षेत्र में लागू नहीं होता। मोल्दोवा के लिए यूरोपीय संघ ने पहले वही मॉडल दिया था, लेकिन अब उसने रुख बदलकर संभवतः ट्रांसनिस्ट्रिया का समाधान सदस्यता वार्ता से पहले आवश्यक कर दिया है। तो मोल्दोवा ने खेल बदल दिया है। ट्रांसनिस्ट्रिया की विशेष स्थिति पर अंतहीन वार्ताओं के बजाय चिसिनाउ की सरकार ने चुपचाप पुनः एकीकरण की रणनीति अपना ली है। इसने ट्रांसनिस्ट्रियन व्यवसायों की विशेष कर और सीमा शुल्क छूट हटाई और क्षेत्र को मोल्दोवा की आर्थिक व कानूनी व्यवस्था में शामिल किया। यूरोपीय संघ इस दृष्टिकोण का समर्थन कर रहा है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कल्लास ने कहा कि ट्रांसनिस्ट्रिया से रूसी सैनिकों की वापसी यूरोप की मॉस्को से मांगों में शामिल होनी चाहिए। क्रेमलिन के लिए यह धीमी आपदा है। मोल्दोवा और यूरोपीय अधिकारियों ने
रूस पर 2025 के मोल्दोवा संसदीय चुनावों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया तो यूरोप समर्थक राष्ट्रपति माया सांडू और उनके सहयोगी टिके रहे। मॉस्को ने देशों पर जनसांख्यिकीय रूप से दबाव डालने की अपनी पुरानी रणनीति फिर से अपनाई। पुतिन ने आदेश पर हस्ताक्षर किए जिससे ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों को रूसी पासपोर्ट पाना आसान हो गया। निवास, भाषा और इतिहास की शर्तें हटा दी। रूस ने पहले भी यूक्रेन और जॉर्जिया के अलगाववादी क्षेत्रों में यह रणनीति अपनाई है। पहले नागरिक बनाना, फिर उन्हें बचाने का दावा कर सैनिक भेजना। लेकिन इस बार एक और मकसद भी है। मोल्दोवा के राष्ट्रपति ने कहा कि पासपोर्ट बांटने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा नहीं बल्कि भर्ती करना है। रूसी नागरिक होने से ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग रूसी अनिवार्य भर्ती प्रणाली में धकेले जाकर यूक्रेन युद्ध में भेजे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वहां के नागरिक यही चाहते हों। दरअसल युद्ध में शामिल होने को लेकर वहां की जनता पर कोई भरोसेमंद सर्वेक्षण नहीं है। आखिरी सर्वेक्षण 2016 में हुआ था और वो भी एक सीधे तौर पर रूस समर्थक सर्वेक्षणकर्ता द्वारा किया गया था, जिसमें रूसी संघ में शामिल होने यानी रूस में शामिल होने के बारे में पूछा गया था। उसमें अधिकांश आबादी रूस के पक्ष में थी। लेकिन कार्नेगी के अनुसार जब ट्रांसनिस्ट्रियावासी वास्तव में मोल्दोवा के चुनावों में वोट डालते हैं तो वे यूरोपीय संघ समर्थक पार्टियों के लिए वोट करते हैं। तो इस बात पर भी कोई आम सहमति नहीं है कि यह क्षेत्र भू राजनीतिक रूप से किस दिशा में जाना चाहता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन युद्ध में जाने का समर्थन बहुत कम है, जिससे रूस की सारी कोशिशें व्यर्थ होंगी। और फिर भी यह तथ्य कि वह ऐसी रणनीतियां आजमा रहा है, इसका मतलब है कि वह अपने अधिक मूल्यवान नागरिकों को संघर्ष में भेजने से बचने का रास्ता तलाश रहा है, यानी वे लोग जो बड़े शहरों से हैं और युद्ध के प्रभावों से अब तक बचे हुए हैं। आखिरकार यूरोप के अंदर रूस के दो दोस्त थे जिन्होंने उसे सीधे या परोक्ष रूप से महाद्वीप की अर्थव्यवस्था और भू राजनीति को प्रभावित करने की अनुमति दी है। वे हैं हंगरी और सर्बिया। हंगरी शायद यूरोपीय संघ में पुतिन की पसंदीदा सरकार थी। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के नेतृत्व में बुडापेस्ट ने प्रतिबंधों में देरी की और यूक्रेन की सहायता रोकी, साथ ही ब्रुसेल्स को जिम्मेदार ठहराया। जब भी नाटो या यूरोपीय संघ ने वोट करने की कोशिश की, हंगरी रूस से जुड़ी किसी भी चीज पर निश्चित रूप से वीटो लगा देता था, जिससे परियोजनाएं या तो पूरी तरह रुक जाती थी या फिर उनमें देरी हो जाती थी। वो दौर अब खत्म हो गया। अप्रैल 2026 में ऑर्बन ने 16 साल की सत्ता के बाद हार मानी, जब फिदेस पार्टी को पीटर माजार की तिज्जा पार्टी ने हराया और मई में माजार ने पदभार संभाला। लगभग तुरंत उनकी सरकार ने हंगरी को यूरोपीय मुख्यधारा की ओर ले जाना शुरू किया। उसने यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के वित्तीय पैकेज पर आपत्तियां वापस ली और पश्चिमी यूक्रेन के हंगेरियाई इलाकों पर हमलों के बाद रूसी राजदूत को बुलाया। magyar ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध की भी घोषणा की, खासकर उन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो पूर्व ऑर्बान सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। वे यहां तक गए कि ऑर्बान के शासनकाल में नियुक्त देश के राष्ट्रपति को बदलने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए। भू राजनीतिक रूप से हंगरी रूस से अपने संबंध धीरे धीरे कम कर रहा है, खासकर तेल और गैस आयात में। magyar ने सीधे तौर पर कहा कि वह हंगरी को रूस से पूरी तरह स्वतंत्र होते नहीं देख सकते, क्योंकि रूसी ऊर्जा लगातार सबसे सस्ती है। लेकिन उन्होंने 2035 को नए स्रोत खोजने की अंतिम समय सीमा के रूप में बताया। और फिर सर्बिया है। शायद ये सबसे महत्वपूर्ण मामला है। दशकों तक मॉस्को ने सर्बिया की छवि एक भाई देश के रूप में बनाई, जिसे रूस से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि दोनों ही ऑर्थोडॉक्स और स्लाविक हैं। सर्बिया की नाटो और पश्चिम से गहरी शिकायतें थी जो कभी सुलझ नहीं सकी। यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही सर्बिया ने दोनों पक्षों से संबंध बनाए, रूसी नागरिकों को बिना वीजा प्रवेश और हजारों को अस्थायी निवास देना शुरू किया। 2023 के अंत तक अनुमान लगाया गया कि देश में 2 लाख रूसी मौजूद थे और 2025 तक उनमें से 64,000 ने निवास परमिट प्राप्त कर लिए थे, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और उस देश में अपनी जिंदगी जारी रख सके जिसकी यूरोपीय संघ से करीबी संबंध है। सर्बिया ने मॉस्को पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, कहते हुए कि यूगोस्लाविया के विघटन के बाद अपने प्रतिबंधों के अनुभव से उसने सीखा है, न कि यूरोपीय संघ और नाटो के साथ तालमेल की कमी के कारण। अब वह रिश्ता भी कमजोर हो रहा है। यूरोपीय संघ ने रूस समर्थक रुख को लेकर सर्बिया की आलोचना की और चेतावनी दी
कि रूसी नागरिकों को स्वीकारना धीमा नहीं किया तो वीजा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्राग में सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान पॉलिटिको को इंटरव्यू में सर्बिया की संसद अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री आना ब्रनाबिच से पूछा गया कि क्या सर्बिया पुतिन से भाईचारा जताते हुए यूरोपीय संघ की सदस्यता पा सकता है। उन्होंने कहा कि सर्बिया यूरोपीय संघ के मूल्यों को साझा करता है, युद्ध की निंदा करता है और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। सर्बिया और रूस के रिश्ते को भाईचारे वाला मानने से भी साफ इनकार किया गया। देश ने 920 मिलियन डॉलर के हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को बुल्गारिया और चेकिया जैसे तीसरे पक्षों के जरिए निर्यात किए हैं। निर्यात रोकने के दबाव पर सर्बियाई राष्ट्रपति ने पहले निर्यात रोकने की घोषणा की, लेकिन कुछ महीनों बाद फैसला बदलकर यूरोपीय साझेदारों को हथियार और गोला बारूद बिना पूछे निर्यात जारी रखा। हालांकि यहाँ की मात्रा अमेरिका और अन्य नाटो निर्यातों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन सर्बिया के पास एक महत्वपूर्ण हथियार उद्योग है जो यूगोस्लाव टेम्पलेट्स का अनुसरण करता है और ये टेम्पलेट्स खुद सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब है कि सर्बिया वास्तव में 122 और 152 मिलीमीटर के गोले बनाता है, जिन्हें यूक्रेन अपने सबसे अधिक बख्तरबंद वाहनों में इस्तेमाल कर सकता है, बजाय नाटो द्वारा अपनाए गए 155 मिलीमीटर मानक के। सर्बियाई गोला बारूद पश्चिमी देशों की तुलना में सस्ता है, जिससे यूरोपीय हथियार पैकेजों में इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। और फिर आपके पास रूसी समाचार एजेंसियां हैं जो दावा करती हैं कि रूस के साथ एक अपेक्षाकृत कम महत्व वाले देश ने विश्वासघात किया, जिसकी आबादी मुश्किल से 7 मिलियन है, जो रूस के भूगोल के करीब नहीं है, ऐतिहासिक रूप से सोवियत संघ के साथ नहीं जुड़ा है और जो लगभग 15 वर्षों से यूरोपीय संघ का उम्मीदवार है। अगर गठबंधनों को ऐसे परिभाषित करना पड़े तो यह दिखाता है कि रूस वैश्विक भू राजनीति में कितना अलग थलग है। चलिए पूरे परिदृश्य पर नजर डालते हैं। आर्मेनिया वॉशिंगटन की ओर बढ़ रहा है, जबकि कजाकिस्तान दबाव के बाद भी टूटा नहीं और चीन व यूरोप से संबंध बढ़ा रहा है। अजरबैजान रूसी प्रचार कार्यालयों पर छापे मार रहा है और तुर्की ड्रोन से सेना मजबूत कर रहा है। मोल्दोवा रूस के आखिरी ठिकाने को खत्म कर रहा है। हंगरी ने पुतिन के आदमी को बाहर किया और सर्बिया रूस को भाई कहने से मना कर रहा है। यूक्रेन में युद्ध, जिसे पुतिन ने आंशिक रूप से अपने पुराने साम्राज्य पर रूस की प्रभुत्व फिर से स्थापित करने के लिए शुरू किया था, उसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ है। इसने रूसी शक्ति का मिथक तोड़ दिया और रूस को वैश्विक गठबंधनों से बाहर कर दिया। इसी कारण रेड स्क्वायर की खाली सीटें महत्वपूर्ण हैं। 2026 की परेड ने दिखा दिया कि अब रूस के पास खुद के अलावा किसी और पर भरोसा करने के लिए कोई नहीं बचा है। अब पुतिन पर देश के भीतर भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए यह भी निश्चित नहीं रहा। और अधिक जानने के लिए इस वीडियो को देखें और यह सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब किए रखें ताकि आपको वैश्विक भू राजनीति से जुड़ी ताज़ा खबरें मिलती रहे।